अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर के पहले 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, साथ ही इस टॉपिक से रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर। तो हमारे चैप्टर है 21 सेकेंड ईयर का न्यूक्लियर फिजिक्स। अब सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टूडेंट, फिजिक्स की ये वो ब्रांच होती है कि जिसमें हम एटॉमिक न्यूक्लियाई की स्टडी करते हैं और एटॉमिक न्यूक्लियाई के इंटरेक्शन से हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच को हम नाम देंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड देयर इंटरेक्शन टू स्पेशली जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। मतलब ये है स्टूडेंट कि फिजिक्स की ये वो ब्रांच है जिसमें हम एटॉमिक न्यूक्लियाई की स्टडी करते हैं और एटॉमिक न्यूक्लियाई के इंटरेक्शन से न्यूक्लियर एनर्जी को हम जनरेट करते हैं। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच को हम नाम देंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का। नेक्स्ट स्टूडेंट टर्म है एटम। तो एटम होता क्या है? तो स्टूडेंट, एटम का जो वर्ड है वो है ग्रीक वर्ड। तो ये एमसीक्यूज बन सकता है। तो एटम का वर्ड ग्रीक वर्ड्स होता है स्टूडेंट, और ये जो एटम है ये ओटमोस से निकला है। ग्रीक वर्ड है जो ओटमोस से निकला है। अब ओटमोस से मुराद स्टूडेंट इनडिविजिबल है, मतलब ना काबिले तकसीम, इनडिविजिबल। अब मैं इसकी एक लाइन में डेफिनेशन लिखना चाहूं तो वो ये बनेगी कि मादे का छोटे से छोटा जर्रा एटम कहलाता है। एक बार फिर सुन ले कि किसी मादे का छोटे से छोटा जर्रा एटम कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर is called atom। एक बार फिर सुन ले स्टूडेंट कि मादे का छोटे से छोटा जर्रा एटम कहलाता है। अब यहाँ पे बच्चों एमसीक्यूज बन सकता है। वो ये एमसीक्यूज बन सकता है कि इसका जो कॉन्सेप्ट था किसने दिया था? तो इसका जो कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट वो था ग्रीक फिलोसफर। जीपी का मतलब ग्रीक फिलोसफर। तो ग्रीक फिलोसफर थे स्टूडेंट। तो वो जो साइंटिस्ट था जिसने एटम का तस्वर दिया था वो था डेमोक्रिटस। ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस ने सबसे पहले एटम का कॉन्सेप्ट दिया, डेमोक्रिटस। अब यहाँ पे भी एमसीक्यूज बन सकता है कि वो सन कौन सा था? तो वो सन था स्टूडेंट 585 BC के अंदर, 585 BC। मतलब ये है 585 हिजरी में एक साइंसदान था जिसका नाम डेमोक्रिटस था, और वो एक ग्रीक फिलोसफर था और उसने पहली बार एटम का तस्वुर दिया। ये नहीं कि फलां लेबॉर्ट्री के अंदर एटम पड़ा है जाके आप देख ले मैंने बनाया। डेमोक्रिटस ये पता नहीं था। उसने कहा बस जस्ट उसने एक डेफिनेशन दी कि भाई एटम ये होता है, ठीक है। फिजिकल उसने नहीं बताया था, कोई एक्सपेरिमेंट उसने नहीं किया था, बस जस्ट उसने एटम का जो था वर्ड निकाला। वर्ड निकालने के बाद उसकी जो डेफिनेशन थी वो उसने बना दी। अब स्टूडेंट, डेमोक्रिटस के मुताबिक एटम की डेफिनेशन ये थी कि कायनात में मौजूद तमाम मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो एटम कहलाते हैं। डेमोक्रिटस के मुताबिक
एटम की डेफिनेशन ये थी कि कायनात में मौजूद जितने भी मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, वो छोटा पार्टिकल स्टूडेंट कहलाएगा एटम। तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, स्टूडेंट कि ऑल मैटर इन यूनिवर्स, ऑल मैटर इन यूनिवर्स, all matter in universe are composed of small particles and these particle is known as atom, and these particles is known as atom। तो एक बार फिर सुने ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कायनात में मौजूद, कायनात में, ठीक है ना, दुनिया में नहीं, कायनात में मौजूद तमाम मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, वो छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है। अब स्टूडेंट एटम के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो एटम के स्टूडेंट दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल पार्ट, ठीक है, एटम का, और दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियर पार्ट। तो पहला पार्ट जो होता है वो होता है ऑर्बिटल पार्ट, स्टूडेंट जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियर पार्ट। एटम के दो पार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रिटस, एक होता है ऑर्बिटल पार्ट और दूसरा होता है न्यूक्लियर पार्ट। अब स्टूडेंट जो न्यूक्लियर पार्ट होता है ये किसी एटम का इंटीरियर पार्ट होता है, तो इसको हम इंटीरियर पार्ट का नाम दे सकते हैं। एटम का इंटीरियर पार्ट न्यूक्लियर पार्ट कहलाता है, और आउटर पार्ट जो न्यूक्लियस से बाहर वाला जो रीजन बनेगा उसको हम आउटर पार्ट का नाम देंगे, और आउटर पार्ट जो होता है वो ऑर्बिटल पार्ट्स होता है। अब हम एटम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं। ये है स्टूडेंट एटम का स्ट्रक्चर। एटम के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा डेमोक्रिटस के मुताबिक। तो स्टूडेंट एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर पार्ट होता है, ये है न्यूक्लियर पार्ट। तो ये है डेमोक्रिटस के मुताबिक एटम का स्ट्रक्चर, और इस एटम के सेंटर के अंदर ये सेंट्रल पार्ट है, इसको हम न्यूक्लियर पार्ट का नाम देते हैं। जो सेंट्रल पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स बने होते हैं बहुत सारे। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व्स करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहले में बच्चों 2, फिर 2, 8, 18, 32, ये तो आपको पता है, ठीक है, आप बना लेना कंप्लीट। जो ये है हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बहुत सारे। अब इस न्यूक्लियस के अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। स्टूडेंट न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। एक बार फिर सुन लें कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, मैंने अलग करके न्यूक्लियस बनाया। अब स्टूडेंट प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मैं लिख देता हूँ फंडामेंटल पार्टिकल्स जो बेसिक होती हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, ये लिखने ज़्यादा बेस्ट है। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम।
स्टूडेंट फंडामेंटल पार्टिकल जो पहला है वो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन, और तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल होगा वो होता है न्यूट्रॉन। स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये लिख ले साहब नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नो चार्ज। अब स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो ये है कि द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नाउन एज न्यूक्लियन, के मतलब ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो न्यूक्लियंस कहलाता है। वो आगे है डेफिनेशन, वो मैं आगे लिख दूंगा आपको। तो अब स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि एक एटम पर कितना चार्ज होता है। एक बार फिर सुने कि एक एटम पर कितना चार्ज होगा। तो डियर स्टूडेंट एक एटम पर जो नेट चार्ज होगा वो ज़ीरो होता है। वो क्यों ज़ीरो होता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी एटम के अंदर तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो होल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियॉन्स के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो स्टूडेंट प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ऑपोजिट चार्ज है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो एक एटम के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा या नहीं होगा चार्ज। अब स्टूडेंट एक और इंफॉर्मेशन, चले मैं लिख देता हूँ, नेट चार्ज जो होता है ज़ीरो होता है। नेट चार्ज ऑफ एन एटम इज ज़ीरो। नेट चार्ज ऑफ एन एटम इज ज़ीरो। क्यों ज़ीरो, मैंने आपको बताया है, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। अब स्टूडेंट न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर ये है, न्यूक्लियस पर स्टूडेंट प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मैं लिख देता हूं कि न्यूक्लियस पर प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो प्रोटॉन पे स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आई होप स्टूडेंट ये बातें आपको समझ आ गई होगी। अब एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं कि रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो कितना होता है। तो रेडियस ऑफ एटम जो होगा वो होता है 10 रेज पावर 10 मीटर। अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो रेंज के अंदर लाई करता है, वो होता है स्टूडेंट 10 रेज पावर -14 टू 10 रेज पावर -15। डियर स्टूडेंट अगर एग्जाम में रेंज के अंदर ना पूछे, अगर ये एमसीक्यूज दे रखा हो तो आपने इस पर टिक करना है, अगर ये एमसीक्यूज दे रखा हो तो आपने इस पर टिक करना है। अब डिस्कवरी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी थी स्टूडेंट वो देखते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस। तो एटॉमिक न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने बनाया था, डिस्कवर किया था, ठीक है स्टूडेंट, रदरफोर्ड। अब कब बनाया था, तो वो था 1911 में, ठीक है। एटॉमिक न्यूक्लियस का जो कॉन्सेप्ट था वो रदरफोर्ड ने दिया था 1911 में। और इलेक्ट्रॉन का जो
मतलब डिस्कवरी थी वो की थी जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन 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 ने की थी, और वो सन था स्टूडेंट 1897 के अंदर। ठीक है, आपने ये तमाम बातें याद करनी है, एमसीक्यूज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी वो थी स्टूडेंट, वो थी गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन, और गोल्डस्टाइन ने 1886 के अंदर डिस्कवर किया है। ठीक है, ये प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी स्टूडेंट वो थी जेम्स चैडविक। जेम्स जेम्स की स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, तो जेम्स चैडविक। अब स्टूडेंट जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये एमसीक्यूज है स्टूडेंट, एक बार फिर सुन लें कि एटॉमिक न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो रदरफोर्ड ने की थी 1911 में। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी वो जे जे थॉमसन ने 1897 के अंदर। प्रोटॉन की डिस्कवरी थी गोल्डस्टेन ने की, या गोल्डस्टाइन ने 1886। ये पढ़कर आए आप तमाम बातें क्लास 9 के अंदर। तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो जेम्स चैडविक ने की थी 1932 के अंदर। अब है बच्चों न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, सॉरी न्यूक्लियस, एक बार फिर सुने, यह वर्ड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होते क्या है, तो इधर से समझते हैं कि स्टूडेंट किसी एटम का ये वो स्मॉलेस्ट रीजन होता है या स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो किसी स्मॉल रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसे हम नाम देंगे न्यूक्लियस का। एक बार फिर सुने, तवज्जो से सुने कि किसी एटम का ये वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो किसी छोटे से रीजन के अंदर कंसंट्रेटेड होता है या पाया जाता है, उसे हम नाम देंगे न्यूक्लियस का। तो इसकी आप डेफिनेशन इंग्लिश में लिखना चाहें तो वो ये बनेगी कि स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ द स्मॉलेस्ट the smallest part of an atom in which, या which is, ये लिख ले, ये ज़्यादा बेस्ट है, which is concentrated in small region is called nucleus, is called nucleus। मतलब ये है कि एटम का वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो छोटे से रीजन के अंदर कंसंट्रेटेड होता है या पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियस का नाम देंगे। तो न्यूक्लियस पर चार्ज कौन सा होता है, तो न्यूक्लियस पर सर अभी आपने बताया है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब न्यूक्लियॉन्स, तो मैंने यहाँ पे बताया था सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नाउन एज न्यूक्लियॉन। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में पेपर में आ सकती है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन is called न्यूक्लियॉन्स। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट चलते हैं, चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इससे रेलेवेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे जो कि पेपर में आ चुका है।
तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 10⁻⁻19 कॉलम होता है। मास ऑफ पहला स्टूडेंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो -1.6 10⁻⁻19 कॉलम हो गया। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो स्टूडेंट प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, मैंने यहाँ लिख रखा है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर स्टूडेंट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस माइनस को ख़त्म कर दें आप, तो यहाँ आ जाएगा 1.6 10⁻⁻19 कॉलम। अब मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन ये आपने गौर से देखनी है वैल्यू, तो 1.6726 10⁻⁻27 होता है kg, ठीक है। और ये होता है स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ मैं, ये होता है 1 AMU। इसका बच्चों आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। एक बार फिर सुन लें कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.6726 10⁻⁻27 kg, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1 AMU के। अब नेक्स्ट चलते हैं चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो नो चार्ज, नो चार्ज। नेक्स्ट चलते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से एमसीक्यूज बनता है। तो ये होता है 1.6749 10⁻⁻27 kg, और ये भी बच्चों अप्रोक्सीमेटली होता है 1 AMU। AMU का आगे हम समझेंगे, यहीं से एमसीक्यूज बनता है। एमसीक्यूज ये बनता है, एमसीक्यू स्टूडेंट ये बनेगा, एमसीक्यूज को थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे गौर से देखना, मास ऑफ प्रोटॉन तो 6 7, यहाँ पे 2 6, और यहाँ पे है बच्चों 4 9। बाकी होल टर्म तो सेम है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे गौर करिए 4 9 तो ज़्यादा है, 2 6 तो कम है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। एक बार फिर सुन ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये एमसीक्यूज है स्टूडेंट कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन, लिख ले या ग्रेटर देन, स्लाइटली बुक के अकॉर्डिंग लिख देता हूं, स्लाइटली हैवियर देन मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो बास बुक के अंदर स्टूडेंट ये भी लिखा होता है कि इक्वल मास होते हैं, ठीक है। तो इक्वल मास नहीं है, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, यहाँ से साबित हो गया कि मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर है मास ऑफ प्रोटॉन से। अगर बच्चों इसको होल अगर आप याद करना चाहें तो आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ये न्यूट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट किया, वो ग्रेटर देन होता है मास ऑफ स्टूडेंट, मास ऑफ शाबाश, मास ऑफ प्रोटॉन के, और मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो एक लाइन में आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब -31 है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितनी पावर ज़्यादा होगी वो उतनी ही कम होगी, नेगेटिव के अंदर है ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो ये है कि प्रोटॉन डैश हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो इसका बच्चों आंसर ये है कि
1836 टाइम्स, तो 1836 टाइम्स, दोबारा सुन लें कि प्रोटॉन 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि प्रोटॉन जो होता है 1836 टाइम्स ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से। तो ये भी स्लाइड बच्चों आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एटॉमिक सैंपल की। तो एटॉमिक सैंपल जो होता है इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार फिर सुन लें, एटॉमिक सैंपल है कि किसी एलिमेंट का जो एटम होता है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट अपर स्क्रिप्ट में, ठीक है, अपर स्क्रिप्ट में ए होता है और लोअर स्क्रिप्ट में होता है जी। अब इस ए से मुराद क्या होता है इसको देखते हैं। अब इस ए से मुराद होता है स्टूडेंट एटॉमिक मास नंबर। तो लिख देता हूं एटॉमिक मास नंबर। कुछ बच्चे लिख देते हैं एटॉमिक मास। तो बच्चों एटॉमिक मास का यूनिट होता है एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर का यूनिट नहीं होता है, ठीक है, आपने गौर करनी छोटी छोटी बातों में। तो नेक्स्ट चलते हैं। जी से मुराद होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। और एटॉमिक नंबर जो होता है वो जस्ट बच्चों प्रोटॉन पर मुश्तमिल होता है। तो इसकी बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। इधर मैंने आपको समझाया है कि अपर स्क्रिप्ट में एटॉमिक मास नंबर होता है और वो होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नाउन एज एटॉमिक मास नंबर। तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and number of neutrons is known as atomic mass number. Atomic mass number है नंबर। अब इस नंबर को बच्चों एटॉमिक मास नंबर को हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर तो वो आपको पता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो protons in nucleus is known as atomic number। मतलब ये है स्टूडेंट, एक बार फिर सुन लें कि एटॉमिक न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है। अगर आप बच्चों इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहें तो इन न्यूक्लियस लिख दें, इन न्यूक्लियस, मैं भूल गया था। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है वो एटॉमिक मास नंबर कहलाता है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बच्चों जी। नेक्स्ट है बच्चों हेडिंग है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन नंबर को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है A to Z, इजी वर्डिंग के अंदर A to Z इज इक्वल टू N। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो होता है स्टूडेंट A माइनस 2 का मतलब बच्चों आप समझिए माइनस A to Z विच इज इक्वल टू N। अब सर कोई एग्जाम्पल तो दे दें, तो एग्जाम्पल भी देते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल ये बनेगी, लेट्स सपोज मेरे पास एक कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6
और एटॉमिक मास नंबर है 12। तो स्टूडेंट अपर स्क्रिप्ट में ए होता है, लोअर स्क्रिप्ट में जी होता है, तो ए की वैल्यू लिखेंगे 12 और जी की वैल्यू होगी 6। तो फार्मूला गौर से देखना, a माइनस जी इज इक्वल टू एन, तो n इज इक्वल टू ए की जगह वैल्यू बच्चों 12 माइनस 6, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, शाबाश। तो न्यूट्रॉन हमारे पास बन जाएंगे, तो न्यूट्रॉन बन जाएंगे 6 न्यूट्रॉन। तो एक कार्बन के अंदर 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 ही बच्चों कितने हो, 6 ही प्रोटॉन होते हैं। दोबारा सुने, ये कार्बन के अंदर 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। अब एक और एग्जांपल जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है, लेट्स सपोज मेरे पास नाइट्रोजन एटम है, तो 7 और इसका 14, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू जो होती है वो होती है 14 और 7 ये होता है जी 7। तो ए माइनस जी फार्मूला लगाएंगे, तो 14 माइनस का 7 ये होता है एन। तो एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्टूडेंट 7। तो ये आ गया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम, मतलब ये है 7 न्यूट्रॉन होंगे और 7 ही बच्चों प्रोटॉन होंगे। सही हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने पहले से लिख रखी है। Isotopes are the atoms of an elements which have same numbers of protons but different numbers of neutrons is called isotopes। एक बार फिर सुने कि किसी एलिमेंट्स के वो एटम्स होते हैं आइसोटोप्स जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन आइसोटोप्स कहलाते हैं। अगर स्टूडेंट अभी भी समझ नहीं आई तो अब हम इसको एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल से समझते हैं कि 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, के हाइड्रोजन एटम्स के 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला स्टूडेंट प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। तो प्रोटियम के अंदर समझते हैं, प्रोटियम को हम बच्चों इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, H यहाँ पे 1 और ये 1। अब स्टूडेंट हम न्यूट्रॉन नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो न्यूट्रॉन नंबर क्या होंगे इसके अंदर स्टूडेंट, एक तो प्रोटॉन होगा ना, नीचे वाला प्रोटॉन होता है, एटॉमिक नंबर क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसके अंदर डेफिनेटली बात है कि एक प्रोटॉन होगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन का कैसे निकालेंगे न्यूट्रॉन, तो 1 माइनस 1 ऊपर में से नीचे माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 0, तो इसके अंदर 0 क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आइसोटोप्स होता है ड्यूट्रियम, और इसको बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं 2 1। इसका एटॉमिक मास नंबर होता है स्टूडेंट 2 और एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। अब हम निकालते हैं न्यूट्रॉन, A to Z फार्मूला पता है, यस। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन जो होंगे वो होंगे 1 होगा। अब स्टूडेंट प्रोटॉन भी एक है और न्यूट्रॉन भी एक है, तो इसके न्यूक्लियस में स्टूडेंट, चलो मैं दूसरे इससे ले लेता हूँ ताकि आपको इजीली आ जाए समझ। तो ये आ गया प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन होता है, सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है स्टूडेंट कि वो है ट्रीटियम। तो ट्रीटियम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ट्रीटियम का एटॉमिक मास नंबर होता है 3 और ये होता है 1। स्टूडेंट इसका न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको पता है, 3 माइनस 1, तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे 2, ठीक है। प्रोटॉन तो स्टूडेंट एक है लेकिन न्यूट्रॉन इसमें 2 हैं, तो ट्रीटियम के अंदर तो एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट यहाँ से भी एक डेफिनेशन बन सकती है, वो ये बन सकती है, गौर से देखनी है कि जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। पहले के अंदर न्यूट्रॉन नहीं है, दूसरे के अंदर न्यूट्रॉन एक है, तीसरे के अंदर न्यूट्रॉन 2 है, प्रोटॉन सब के अंदर सेम है। तो ये भी तो डेफिनेशन बन सकती है ना कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स दैट हैज
द विच हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक और डेफिनेशन ये बन सकती है कि आइसोटोप किसी एलिमेंट्स के वो एटम होते हैं जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर हो। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन एक मैं प्रॉपर लिख देता हूँ कि आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द एलिमेंट्स। तो इसको बोलते हैं बच्चों आइसोटोप्स। एक बार फिर सुन लें कि आइसोटोप किसी एलिमेंट के वो एटम होते हैं कि जिनके सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर हो, तो उसे हम नाम देंगे स्टूडेंट आइसोटोप्स का। तो ये थी बच्चों यहाँ तक की डिस्कशन। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों लास्ट में हमने आइसोटोप्स की टर्म को अच्छे से अंडरस्टैंड किया। अब हम नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट आइसोबार और आइसोटोन्स। तो ये दोनों टर्म्स एनएमडी कैट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो दोबारा डिस्कस करते हैं। आइसोटोप्स स्टूडेंट होता ये है कि जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर होते हैं। एक बार फिर सुन लें कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर होते हैं, वो होते हैं आइसोटोप्स। लेकिन आइसोबार जो होते हैं वो आइसोटोप्स का रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों डेफिनेशन ये बनेगी, उधर क्या थी सेम एटॉमिक नंबर, यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंट एटॉमिक नंबर और सेम एटॉमिक मास नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसकी एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। तो एग्जाम्पल तो इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम्पल ये बनेगी स्टूडेंट इसकी कि लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास कार्बन का थर्ड आइसोटोप्स है। अब कार्बन का तो जो थर्ड आइसोटोप्स होता है वो C6 और होता है 14 और नाइट्रोजन स्टूडेंट 7 और 14। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर हैं, ठीक है, और सेम एटॉमिक मास नंबर है। तो ये थी बच्चों आइसोबार की एग्जांपल। अब आइसोटोन्स के अंदर होता ये है कि डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर स्टूडेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जो होंगे न्यूट्रॉन होंगे वो सेम होंगे, सेम न्यूट्रॉन नंबर। ये होते हैं आइसोटोन्स। दोबारा सुने, आइसोटोन्स में डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं और सेम न्यूट्रॉन नंबर होते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल बनेगी वो बनेगी स्टूडेंट हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप्स। हाइड्रोजन का वो होता है 3 × 1 और हीलियम का बच्चों एटॉमिक नंबर 2 और यहाँ पे आएगा यस 4। ठीक है, ये हीलियम है He हीलियम। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर चेक करते हैं, फार्मूला तो पता है सर जी हमें। तो 3 - 1 क्या होता है 2। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर 4 - 2 ये होता है स्टूडेंट 2। तो यहाँ आपने देखा कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है बट स्टूडेंट डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक मास होते हैं और सेम नंबर ऑफ डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसे हम आइसोटोन्स का नाम देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जल्दी से अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो होता है बच्चों एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअली ये एक स्केल होता है, ठीक है, एटम
और मॉलिक्यूल को बच्चों हम एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। क्यों एक्सप्रेस करते हैं? एफएससी की फर्स्ट चैप्टर के अंदर 11th क्लास की फर्स्ट चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री के पहला चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है कि हम एटम को एटॉमिक मास में क्यों कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि एटम का जो साइज होता है वो इतना स्मॉल होता है तो उसको हम आम तराजू से नहीं तोल सकते। तो स्टूडेंट हम एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट का स्केल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ कर आए हैं। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास ये एक कार्बन 12 है, कार्बन 12 का एक एटम है। अब मैंने करना ये है स्टूडेंट कि इसके 12 पार्ट हैं। अब यहाँ पे मैं एक पार्ट लेता हूँ। तो बच्चों जब मैं इस एक पार्ट को लूँगा तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये आ गया एक पार्ट। अब 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 की मदद से हम एटम के मास को कैलकुलेट करेंगे। तो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। मतलब ये है कि 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम की मदद से हम एटम के मास को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट का नाम देंगे। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और AMU से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी स्टूडेंट जो वैल्यू होगी वो होगी 1 AMU या U वो होती है 1.66 10⁻⁻27 kg। तो ये बच्चों है इम्पोर्टेंट MCQs जो कि बोर्ड में आ सकता है। तो स्टूडेंट अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई होप स्टूडेंट आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।